मेरे साथ मंच पर उपस्थित श्रीमान कृष्णपाल गुर्जर जी, मेरे साथी मंत्री श्रीमान H.K. पाटिल जी, कानून और संसदीय कार्य एवं पर्यटन मंत्री कर्नाटक सरकार, और सालों से पाटिल साहब नेपकप का मार्गदर्शन कर रहे हैं। देश भर की अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स का जो संगठन है उसके वो धुरी रहे हैं। डॉक्टर आशीष कुमार भूटानी जी, सहकारिता सचिव, भारत सरकार, श्री ज्योतिन्द्र मेहता जी, बहुत पुराने नेपकप के न केवल नेता है, नेपकप को चलाने में इनकी बहुत बड़ी भूमिका भी रही है, जिनके निमंत्रण पर आज मैं यहाँ आया हूँ। लक्ष्मीदास जी, नेपकप के अभी के अध्यक्ष, और इनके ऐसे स्वास्थ्य के बावजूद उनकी गतिविधि और उनकी एक्टिविटी और जोश देखकर लगता है ऐसा हौसला भगवान सभी को दें। श्री मिलिंद काले जी, उपाध्यक्ष नेपकप, और आज इस सहकारिता कुंभ 2025 में आए हुए देश और दुनिया के सभी सहकारी नेताओं को मेरा प्रणाम। आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आज सहकारी, अर्बन सहकारी बैंक्स और क्रेडिट सोसाइटी के ये सहकारिता कुंभ का आयोजन अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के उपलक्ष्य में नेपकप ने किया है। मुझे बहुत आनंद है कि विगत 3-4 सालों में एक नए उत्साह के साथ इस देश का अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का सेक्टर और कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी का सेक्टर नए उत्साह के साथ, नए जोम के साथ आगे बढ़ने का सोच भी रहा है, उस पर कदम भी उठा रहा है और सफलतापूर्वक अपने लक्ष्यों को अचीव भी कर रहा है। ये कुंभ 25, जहां पर पॉलिसी, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन तीनों के विषय पर एक क्षेत्र से जुड़ी हुई कई संभावनाओं का दोहन करने के लिए 2 दिन तक विचार होने वाला है। और मैं आशा करता हूं कि ये 2 दिन का सहकारिता कुंभ निश्चित रूप से कुछ एक्शनेबल पॉइंट्स के साथ आएगा, जो हमारे सेक्टर को आगे ले जाने के लिए और मजबूती से गति बढ़ाएगा। मित्रों, सबसे पहले मैं हमारे देश की 2 जानी मानी कोऑपरेटिव्स अमूल और इफको दोनों को हृदयपूर्वक बहुत बहुत बधाई और साधुवाद देना चाहता हूं, क्योंकि इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस ने अमूल को विश्व का जो रैंकिंग तय होता है उसमें पहले स्थान पर समग्र विश्व में रखने का काम किया, और दूसरा स्थान भी भारत की ही कोऑपरेटिव इफको को मिला है। ये दिखाता है कि आज भी कोऑपरेटिव का कंसेप्ट, कोऑपरेटिव का विचार, कोऑपरेटिव संस्कृति कालबाह्य नहीं हुई। मैं तो गुजरात से आता हूं। बचपन में छोटा सा बच्चा था, तब से डेयरी सेक्टर ने गांव के किसानों को और गरीबों में क्या जादुई परिवर्तन उनके जीवन स्तर में उठाने को के लिए किया है, उसको देखा हूं। परंतु आज श्वेत क्रांति की वाहक अमूल बनी है और 36 लाख किसान सदस्य, 18,000 ग्रामीण समितियां और 18 जिला संघों के माध्यम से देश भर में
3 करोड़ लाख लीटर दूध रोजाना कलेक्ट करने का काम अमूल करती है और 24-25 में अमूल का टर्नओवर 90,000 करोड़ को पार कर गया है। मित्रों, ये बताता है कि 36 लाख किसान हैं, जिसमें 65% से ज्यादा महिलाएं हैं और ज्यादातर ग्रामीण परिवेश की महिलाएं हैं। वो इकट्ठा होकर 100 रुपये की पूंजी लगाकर 90,000 करोड़ के टर्नओवर का एक इतना बड़ा कोऑपरेटिव सफलतापूर्वक इतने सालों से चला रहे हैं। ये बताता है कि हमारे देश में कोऑपरेटिव की संभावना कितने विशाल स्तर पर है। उसी तरह से इफको भी विश्व की 2 नंबर की सहकारी संस्था बनी है, 41,000 करोड़ का टर्नओवर, और चूंकि मुनाफा करना उद्देश्य नहीं है, इसलिए 3,000 करोड़ का मुनाफा ये इफको ने दर्ज किया है। इफको कोऑपरेटिव सोसाइटी की सोसाइटी है। देश भर में 35,000 कोऑपरेटिव सोसाइटी, जिसमें ज्यादातर पैक्स और मार्केटिंग से जुड़ी हुई सोसाइटियां हैं, उनके सदस्य हैं। लगभग 5 करोड़ से ज्यादा किसान इस सोसाइटियों के माध्यम से सदस्य बने हैं और आज इफको 93 लाख मैट्रिक टन यूरिया और डीएपी का उत्पादन कर हमारे देश की ग्रीन रेवोल्यूशन का स्तंभ बना है। और नए इनोवेशन के लिए भी इफको ने ढेर सारे काम किए हैं। मैं इफको की R&D के यूनिट को बहुत अच्छे तरीके से देखा भी हूं और उसको पहचाना भी हूं, मगर नैनो यूरिया और नैनो डीएपी इसका उदाहरण है। आज इफको के नैनो यूरिया और नैनो डीएपी ब्राजील, अमेरिका, ओमान, जॉर्डन और दुनिया के 65 देशों में इफको के नैनो यूरिया और डीएपी जाते हैं। पहली बार मुझे एक सहकारी संस्था ने विचित्र टाइप का पत्र लिखा और मुझे आश्चर्य भी हुआ कि ऐसा पत्र लिखने की जरूरत क्यों पड़ी। जब इफको को नैनो यूरिया का उत्पादन का लाइसेंस दिया गया, तब कहा गया था कि आप आपके उत्पादन के 20% से ज्यादा एक्सपोर्ट नहीं करोगे। मुझे आश्चर्य हुआ, कोई एक्सपोर्ट करने पर बैन कैसे हो सकता है। फिर मैंने फर्टिलाइजर मिनिस्ट्री से बात करी तो उन्होंने कहा, साहब हमारे देश में ज्यादा जरूरत है। तो मैंने कहा बैन रहने दीजिए। 2 साल पहले की बात है। इफको को उत्पादन बढ़ाने के लिए कहा और आज हमारा पूरा सैचुरेशन कर इफको अनलिमिटेड एक्सपोर्ट करने के लिए इफको को लाइसेंस प्राप्त हो चुका है। तो ये जो क्षमता है, क्षमता की वृद्धि की, इनोवेशन की, R&D कर प्रोडक्ट को और अच्छी बनाने की, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने की, ये इफको ने सिद्धहस्त की है। और इफको इस देश की प्रमुख कोऑपरेटिव है, वो हम सब के लिए गर्व का विषय है। भारत सरकार की ओर से, देश के प्रधानमंत्री जी ओर से और भारत सरकार के सहकारिता मंत्रालय की ओर से ये दोनों कोऑपरेटिव्स को मैं बहुत बहुत बधाई और साधुवाद देना चाहता हूं। मित्रों, आज इस कार्यक्रम में 1500 से अधिक सहकारी बैंकों के प्रतिनिधि और 50,000 से ज्यादा क्रेडिट सोसाइटियों का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतिनिधि यहां पर बैठे हैं। एक कॉप कुंभ एक प्रकार से डिजिटल सहकारिता संसद जैसा इसका स्वरूप आज हो गया है। ढेर सारे लोग ऑनलाइन भी, आभासी तरीके से भी यहां पर जुड़े हुए हैं। मित्रों, इसके अंत में दिल्ली घोषणा जो होगी, मैं मानता हूं कि इसमें एक्शनेबल पॉइंट इतने होंगे
जो हमारे हरेक प्रॉब्लम को एड्रेस भी करेंगे और इसके निराकरण का कॉन्क्रीट टाइम बाउंड रोड मैप भी इंगित करेंगे और इससे हमारा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स का जो विस्तार का स्वप्न है वो बहुत जल्दी पूरा होगा। आज यहाँ पर सहकार डीजी पे और सहकार डीजी लोन ये दोनों को अम्ब्रेला संगठन के द्वारा लॉन्च किया गया है। मित्रों, सहकार डीजी पे एक प्रकार से बहुत जरूरी है क्योंकि हम सब जानते हैं कि अब पेमेंट के जरिए बदल चुके हैं। भारत में इतनी तेजी से डिजिटल पेमेंट का युग आया है, अगर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक इसके साथ मैच नहीं करते हैं तो हम रेस के बाहर हो सकते हैं। ये ऐप के माध्यम से छोटी सी छोटी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक को भी ये सुविधा प्राप्त हो जाएगी और कई सारी ऐप्स के साथ भविष्य में जुड़ने का भी एक जरिया बन जाएगी। मेरा आग्रह है अम्ब्रेला संगठन के सभी कर्ता धर्ताओं के से ऐप बनाकर आप चैन की सांस मत लीजिए। ऐप की स्वीकृति 2 साल में 1500 की 1500 बैंक में आ जाए, सबका जुड़ाव हो जाए, इसके लिए टीम बनाकर, मार्केटिंग शब्द तो ठीक नहीं है मगर जिस तरह से प्रोफेशनल कंपनियां मार्केटिंग करती है, हमारे अम्ब्रेला संगठन ने एग्रेसिव एक मोड में प्रचार कर जोड़ने का अभियान लेना पड़ेगा। मित्रों, हम सब जानते हैं कि 2021-22 में प्रधानमंत्री जी ने निर्णय किया कि भारत सरकार में कोऑपरेटिव मंत्रालय बनाया जाएगा। उसके बाद में कोऑपरेटिव से जुड़े हर क्षेत्र के अंदर आमूलचूर परिवर्तन करने के लिए हमने नीति विषयक निर्णय भी लिए हैं और इसके साथ साथ उसको मॉडर्नाइज करने के लिए, इनकी तकलीफों के निवारण के लिए और कोऑपरेटिव की रीच बढ़ाने के लिए हमने ढेर सारे कदम उठाए हैं। एक प्रकार से भारत में कोऑपरेटिव स्टेट सब्जेक्ट है, मगर जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट कोई नीति विषय गाइडेंस नहीं देती है, सभी राज्यों में अलग अलग प्रकार से चलती कोऑपरेटिव हमारे कोऑपरेटिव सेक्टर के लिए एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम थी। आज मुझे आनंद है, एक मैं छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूं कि हमने पैक्स के मॉडल बायलॉज बनाए। अब पैक्स के मॉडल बायलॉज भारत सरकार नहीं बना सकती, मगर हमने एडवाइजरी के रूप में मॉडल बायलॉज बनाकर देश भर की सभी सरकारों को भेजा। मुझे बहुत आनंद है कि इंक्लूडिंग पश्चिम बंगाल सभी सरकारों ने इसको एडॉप्ट किया है और आज देश की सभी पैक्स मॉडल बायलॉज के आधार पर चली। इससे हमारे पैक्स का पूरा तंत्र न केवल कंप्यूटराइज हुआ और ढेर सारे काम को हम पैक्स के साथ जोड़ पाए हैं और मुझे विश्वास है इससे डिफंग होने वाले पैक्स की संख्या में बहुत कमी आएगी और कदाचित कोई होता है तो उसके पुनर्जीवन का रास्ता भी ये नए बायलॉज के अंदर है। इससे हम जल्दी पुनर्जीवित भी कर पाएंगे। मित्रों, इसी तरह से अर्बन कोऑपरेटिव बैंक पर भी मैं बात करूंगा। पहले हमने 4 लक्ष्य कोऑपरेटिव मंत्रालय के तय किए हैं। एक, जनरेशन सहकार का विकास, मतलब हमारी युवा पीढ़ी को कोऑपरेटिव के साथ जोड़ना। इसके लिए हमने त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी बनाई है जो नए प्रोफेशनल्स तैयार करेगी, जो कोऑपरेटिव सेक्टर की हर प्रकार की जरूरियात को पूरी करेगी। इसमें इंजीनियर भी होंगे, डेयरी के साथ जुड़े हुए सभी लोग होंगे, अकाउंटिंग, मार्केटिंग, सभी प्रकार के MBA तक का कोर्स कर युवा पीढ़ी बाहर निकलेगी। परंतु इसकी पढ़ाई लिखाई में हमने कोऑपरेटिव के तत्व को भी डाला है। वो डेयरी इंजीनियरिंग जरूर किया होगा मगर उसको कोऑपरेटिव का
कल्चर मालूम होगा, कोऑपरेटिव संस्कृति का जानकार होगा। तो एक जनरेशन पूरी अमृत पीढ़ी की जो 2047 तक हमारे कोऑपरेटिव क्षेत्र को आगे ले जाएगी, उसको तैयार करने का हमने लक्ष्य रखा है। हमने हर प्रकार की चैलेंजेस को ढंग से सामना कर पाए ऐसी कोऑपरेटिव्स को तैयार करने का भी लक्ष्य रखा है, जिसमें सेंट्रलाइज आईटी सिस्टम, डिजिटल पेमेंट और एआई आधारित मूल्यांकन, ये सभी का समावेश करते हुए हम एनालिसिस कर हम कहां पर वीक है, हमारी क्षतियां क्या है और हमारी स्ट्रेंथ क्या है, इसका अभ्यास कर हम आगे बढ़ेंगे। एक लक्ष्य अभी ज्योतिन मामा ने बताया कि हर टाउन में एक यूबीसी का संकल्प। मित्रों, ये जो लक्ष्य है अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के लिए, वो बहुत कठिन लक्ष्य है, मुझे मालूम है। और मुझे मेरे मंत्रालय के अधिकारियों ने बहुत आगाह भी किया है कि इसकी घोषणा आप मत करिएगा, मगर मैं मानता हूं कि हम सब ने मिलकर एक काम करना चाहिए कि 2 लाख से ज्यादा आबादी वाले हर टाउन के अंदर 5 साल में एक अर्बन कोऑपरेटिव बैंक बनाने का लक्ष्य हमने रखा। और एक प्रकार से अमरेला संगठन का और नेपकप का एक काम है। धीरे धीरे अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के रजिस्ट्रेशन के लिए, चलने के लिए जितनी भी सारी अड़चनें थी, रिजर्व बैंक के सहयोग से हम इसको एक पार कर रहे हैं। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, 1-1.5 साल में बचा खुचा जो कुछ भी है वो हम जरूर पार कर लेंगे। परंतु इसके लिए एज अ कोऑपरेटिव सेक्टर हमें एक मूड बनाना पड़ेगा। नेपकप ने भी एक संगठन ये नाते अपने आप को चलाते रहना ऐसा नहीं करना चाहिए। नेपकप और अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन ने अपने गोल तय करने पड़ेंगे, लक्ष्य तय करने पड़ेंगे कि हाँ भाई 1 साल में हम 200 अर्बन कोऑपरेटिव बैंक बनाएंगे नई, और 400 ब्रांचों का नया विस्तार करेंगे। फिर दूसरे साल क्या, तीसरे साल, 5 साल का एक लक्ष्य बनाना पड़ेगा। और मैं मानता हूं कि ये हो सके ऐसा काम है, हमने जिल के साथ लगना पड़ेगा। अब तय तो आपको करना है। जहां तक मेरा और मेरे मंत्रालय का सवाल है, मैंने कह दिया हमें तो अब लगे बगैर चारा ही नहीं है, हम तो लगेंगे ही लगेंगे। परंतु अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के फेडरेशन और अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन ने इसमें बड़ी भूमिका निभानी है। इसके साथ साथ हमने मल्टी सेक्टर अप्रोच के साथ अर्बन कोऑपरेटिव बैंक ने अपना कोर काम इस देश के युवा उद्यमी, जो आकांक्षी युवा है, इस देश के स्वसहाय जूथ और नीचे के तबके के लोगों के एम्पावरमेंट के लिए भी करना पड़ेगा। इसमें आरबीआई से कोई गाइडलाइन की जरूरत नहीं है। नेपकप और अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन एक मॉरल गाइडलाइन इश्यू कर सकती है, जिसके आधार पर हर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स ने अपने फाइनेंस को रीडिजाइन करना चाहिए, फाइनेंस की पैटर्न को रीडिजाइन करना चाहिए। और हमारा लक्ष्य क्या है? अंततोगत्वा हमारा लक्ष्य कोऑपरेटिव को मजबूत करने के साथ साथ जो दबे कुचला तबका है उसको मजबूत करना, इसका हाथ पकड़ना, इसको उठाना है। और मैं मानता हूं टाउन की अर्बन कोऑपरेटिव बैंकों के अलावे एक काम कोई नहीं कर सकता। ये काम केवल और केवल टाउन की अर्बन कोऑपरेटिव बैंक ही कर सकती। मैं मानसा नाम के गांव से आता हूं। हमारे गांव की मानसा नागरिक कोऑपरेटिव बैंक था, है अभी भी है। इसके चेयरमैन साहब ने एक बात, मैं किसी के साथ बैंक में गया था, बहुत छोटा था, तो उन्होंने किसी को लोन दिया
छोटा सा लोन था। उस जमाने में 15,000 रुपये का लोन भी मायने रखता था। मैं 70-80 के दशक की शुरुआत की बात करता हूँ। तो वो एक पढ़े लिखे व्यक्ति बैठे थे, उन्होंने पूछा कोई गारंटी नहीं लिया और आपने 15,000 रुपया दे दिया। उन्होंने कहा कि हम आंख देखकर फाइनेंस करते हैं क्योंकि हम कोऑपरेटिव बैंक हैं। एक छोटे व्यक्ति का एम्पावरमेंट ये अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के माध्यम से करना चाहिए। ये भी हमारा लक्ष्य है। छोटा व्यापारी, मध्यम वर्ग, स्थानीय उद्यमी और स्वरोजगार करने वाले युवा और आकांक्षी युवा, इसको हम सपोर्ट करें और पूरी सोसाइटी को उठाने के लिए हमारा योगदान हम दे। ये हम सब के लिए बहुत जरूरी है। मित्रों, मामा ने बताया, फिर भी मैं बताता हूं। सारी सलाह देने की जगह बधाई देने का भी कुछ काम करना चाहता हूं मैं, क्योंकि हमने ये 2 साल में एनपीए की मात्रा 0.06 बच गई है, जो 2.8 थी। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है मित्रों। और मैं मानता हूं कि हमने ऑपरेशंस की क्वालिटी में भी सुधार करना पड़ेगा और फाइनेंशियल डिसिप्लिन में भी काफी सुधार आया है, मगर उसको आगे बढ़ाना पड़ेगा। और हमने आधुनिक आईटी प्रशिक्षण से लैस कर्मचारियों को भी बैंक का हिस्सा बनाना पड़ेगा। जब तक ये नहीं करेंगे, ये सारी आधुनिक बैंकिंग की सेवाओं से हम हमारे कस्टमर्स को फायदा नहीं पहुंचा पाएंगे। भाइयों बहनों, बहुत काम 2-3 साल में हुआ है और मैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का भी हृदय से धन्यवाद करना चाहता हूं। बहुत सारी चीजों को अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स की उन्होंने बहुत अच्छे से पॉजिटिव माइंडसेट के साथ कई चीजों में एक्सपेरिमेंटल तौर पर और कई चीजों में स्थायी समाधान दिए हैं। हमारा अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन हो, आरबीआई की पूर्व अनुमति के बगैर निश्चित मात्रा में ब्रांच खोलने की परमिशन हो, लगभग डोर स्टेप बैंकिंग की सुविधा हो, वन टाइम सेटलमेंट की सुविधा हो, पीएसएल के लक्ष्य को 26 तक एक्सटेंड करना हो और आरबीआई में संवाद की एक एस्टैब्लिश प्रक्रिया स्थापित करनी हो और कॉमर्शियल रियल एस्टेट और हाउसिंग क्षेत्र को फाइनेंस करने की शुरुआत करनी हो, आधार सक्षम भुगतान प्रणाली को शुरू करनी हो या गोल्ड लोन की सीमा को बढ़ाना हो, हर चीज को उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से लिया है। कुछ चीजें अभी भी आरबीआई के साथ हमारी चर्चा में है। मैं मानता हूं कि 1-1.5 साल में हमारे जितने भी अड़चने हैं, हर्डल्स हैं, इससे हम निजात पा लेंगे। परंतु एक मूड के साथ ये सहकारिता कुंभ में से जाना है कि हमने हर टाउन में एक अर्बन कोऑपरेटिव बढ़ानी है। और ये तभी हो सकता है क्योंकि मैं जानता हूं कि अर्बन कोऑपरेटिव बैंक में से आधी संख्या तो एक टाउन की है, उसका दूसरे टाउन में कोई दखल नहीं है। परंतु कोऑपरेटिव के मेंबर के नाते, कोऑपरेटिव के कार्यकर्ता के नाते, एक सहकारिता क्षेत्र के कार्यकर्ता के नाते दूसरे टाउन में जाकर एक अच्छी अर्बन क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी को बैंक में परिवर्तित करने के लिए हमें प्रयास करना चाहिए। और मैं मानता हूं ये अभियान हमारे स्ट्रक्चर को बहुत स्ट्रेंथ देगा। जितनी बैंक्स बढ़ेगी, अम्ब्रेला संगठन उतना मजबूत होगा। जितना अम्ब्रेला संगठन मजबूत होगा, बंद होने वाली बैंकों की संख्या इतनी कम हो जाएगी। तो सबसे पहले हमें हमारा स्ट्रेंथ बढ़ाना है और मेरा लक्ष्मीदास जी से आग्रह है कि आपके साथियों के साथ चर्चा कर एक वर्ष तय करिए जो हमारे एक्सपांशन का वर्ष होगा। पहले 2 साल एक्सपांशन के वर्ष की तैयारियों में लगाना चाहिए और जो आप लोग निर्णय करो, मगर तीसरा साल एक्सपांशन के
वर्ष के रूप में पूरे अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के सेक्टर और अपनी क्रेडिट सोसाइटियों ने मनाना चाहिए। वो एक वर्ष चिन्हित कर अर्बन कोऑपरेटिव बैंकों के एक्सपेंशन के रूप में हमने चलाना चाहिए। भारत सरकार और देश भर की राज्य सरकारें आप सबके साथ जुड़ी हुई हैं, क्योंकि हम समझते हैं कि भारत जैसे विशाल देश के अंदर 130 करोड़ की आबादी वाले देश में जीडीपी के आंकड़े ये हमारी प्रगति के द्योतक नहीं हो सकते। जीडीपी तो बढ़नी ही चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है, परंतु जीडीपी के साथ साथ हमारे हर व्यक्ति को कुछ न कुछ काम मिले, हर व्यक्ति का जीवन स्तर उठे, हर व्यक्ति के जीवन में अच्छे जीवन का स्वप्न पूरा हो, वो कोऑपरेटिव के बगैर हो नहीं सकता। इसलिए कोऑपरेटिव की कंसेप्ट को और महत्व को दोनों को भारत सरकार पूरी तरह से समझती है, सभी राज्य सरकारें भी इसको बखूबी समझती है। जरूरत है एक नए विश्वास के साथ मेहनत कर पारदर्शी तरीके से और रिजल्ट ओरिएंटेड तरीके से काम करने की मुझे विश्वास है। लक्ष्मीदास जी के नेतृत्व में, ज्योतिन मामा के नेतृत्व में इस सेक्टर में भी बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा और आने वाले दिनों में आम आदमी को अपने स्वप्न पूर्ण करने का जो जरिया है वो अपनी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स बनेंगे, इसका मुझे पूरा भरोसा है। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं 1-2 दिन के सम्मेलन के लिए।